एक औरत पुलिस स्टेशन में सिर्फ सफाई करने गई थी, लेकिन उसने एक ही नजर में पुलिस की गलती पकड़ ली। उसने अपने हाथ से लॉलीपॉप फेंका, उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने सस्पेक्ट वाले टैग को काटकर उसके नीचे पीड़ित लिख दिया। उसे लगा कि ये तो एक छोटी सी मदद है, शुक्रिया की कोई बात नहीं। लेकिन अगले दिन केस का इंचार्ज ऑफिसर मार्क भड़क गया। अच्छा हुआ कि पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। कल रात एला का पूरा डांस उसमें रिकॉर्ड हो गया था। लेकिन ऐसा कोई नियम तो नहीं है ना कि सफाई कर्मचारी काम करते हुए गाने सुनकर डांस नहीं कर सकते। पर लेडी बॉस के पास उसके साथ मजाक करने का टाइम नहीं था। उसने साफ कह दिया कि क्रिमिनल केस में दखल देने पर जेल हो सकती है। एला बड़ी मासूमियत से बोली कि उसने बस एक गलती सुधारने में मदद की थी, इसमें केस में दखलंदाजी वाली क्या बात है। मार्क गुस्से से पागल हो रहा था। उसने दशकों तक पुलिस में काम किया है, अब कोई सफाई कर्मचारी उसे नहीं सिखाएगी कि केस कैसे सॉल्व करना है। लेकिन लेडी बॉस ने उसकी एक नहीं सुनी और केस फाइल निकालकर एला से जवाब मांगा। और इसके बाद शुरू हुआ एला का असली खेल। ये उसका जलवा दिखाने का वक्त था। ये तो बहुत ही अजीब बात है ना? क्या तुम मुझे ये बता रहे हो कि इस औरत ने बड़ी लापरवाही से अपना बिस्तर लगाया और उसे अपने गद्दे की कोई फिक्र नहीं थी? तो फिर ये रस्सी पक्का किसी और काम के लिए इस्तेमाल की गई होगी। इधर देखो, ध्यान से देखो, तुम बस देखते जाओ कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अब समझ आया तुम्हें? इन सारी बातों को देखकर साफ पता चलता है कि मौके पर कोई तीसरा इंसान भी था। मालकिन तो बस एक शिकार थी। उसकी इस थ्योरी में कोई कमी नहीं थी। खुद को 30 मार खा समझने वाला मार्क भी इसमें कोई गलती नहीं निकाल पाया। लेकिन उसकी अकड़ अभी भी कम नहीं हुई थी। उसने कहा कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करने होंगे, तभी साबित होगा कि वहाँ कोई तीसरा इंसान मौजूद था। लेकिन उसकी बात खत्म होते ही एक ऑफिसर ने आकर की बोलती बंद कर दी। लेकिन बात जो भी हो, एला ने नियम तो तोड़ा ही था। मार्क ने अपने लोगों को उसे लॉकअप में डालने का ऑर्डर दे दिया, पर वो अंदर ही अंदर खुश नहीं था। उसे मानना पड़ा कि एला की थ्योरी बिल्कुल सही थी। उन्हें पूरा केस शुरू से देखना होगा और जल्द से जल्द दूसरे पीड़ित को ढूंढना होगा। अच्छी बात यह थी कि मौका वारदात के पास वाले कैमरे से एक सुराग मिल गया। वारदात वाले दिन एक एशियन लड़की वहां आई थी। हालांकि लड़की ने बार बार मना किया, लेकिन उसके पास कोई एलिबाई नहीं था। जैसे ही मार्क और उसकी टीम उसे अपना प्राइम सस्पेक्ट मानने वाले थे, तभी अग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार खड़ी एला ने बस एक सरसरी नजर डाली और तुरंत समझ गई कि ये वीडियो उस दिन का है ही नहीं। मार्क उसे देखते ही चिढ़ गया। केस में बड़ी मुश्किल से तो थोड़ी प्रोग्रेस हुई थी, लेकिन लेडी बॉस को कोई परेशानी नहीं थी। वो चाहती थी कि एला इसमें छुपी गड़बड़ बताए। असल में वीडियो में जो हवा चल रही थी वो दक्षिण पूर्व की थी, जबकि इस मौसम में शहर में उत्तर पश्चिम की हवा चलती है। ये वीडियो साफ तौर पर कुछ महीने पुराना था। अब ये कैसे पता चला कि वीडियो में हवा का रुख क्या था? ये भी बड़ा आसान है। लड़की के पीछे एक चर्च था। इतिहास के हिसाब से पादरी हमेशा चर्च का मुंह पूर्व की ओर रखते थे ताकि सूरज उनके पीछे रहे और वो खुद बिल्कुल भगवान जैसे दिखे। फिर बस वीडियो में पेड़ों की पत्तियों को देखकर ही हवा के रुख का अंदाजा लगाया जा सकता था। और कल वारदात के वक्त कौन सी हवा चल रही थी ये तो हर किसी को पता होगा। पुलिस वाले एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेइज्जती हो रही है या क्या। एला को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो बहुत बिजी थी। घर पर उसके 3 बच्चे इंतजार कर रहे थे जिन्हें उसे खाना खिलाना था। लेकिन लेडी बॉस जानना चाहती थी कि उसे ये सारी जानकारी कहां से मिली। दरअसल एला का शौक डॉक्यूमेंट्रीज देखना था और ऊपर से उसका दिमाग आम लोगों से कहीं तेज था। वो दिन में बस 1 या 2 घंटे ही सोती थी, लेकिन उसका IQ इतना ज्यादा था कि गलती देखते ही उसे ठीक किए बिना उससे रहा नहीं जाता था। वो आम लोगों के साथ काम ही नहीं कर पाती थी, इसीलिए वो लेट नाइट क्लीनर बन गई थी। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही एला की नजर पीड़ित की बेटी पर पड़ी। खुद एक माँ होने के नाते वो उस लड़की के दर्द को अच्छे से समझ सकती थी। तभी लेडी बॉस भी वहां आ गई और बोली कि अगर एला पुलिस की मदद करेगी तो वो उसका जुर्माना और लॉकअप दोनों माफ करवा देगी। थोड़ी बहस और समझौते के बाद एला मान गई। जुर्माने के डर से नहीं, बल्कि वो बस उस लड़की की मदद करना चाहती थी जो अपनी माँ को ढूंढ रही थी। स्पेशल टीम में शामिल होने के बाद एला ने सबसे पहला काम ये किया कि मार्क के केस एनालिसिस की धज्जियां उड़ा दी और उसे एकदम बेकार बता दिया। अगर लेडी बॉस बीच बचाव न करती तो मार्क पक्का इस औरत को हमेशा के लिए लॉकअप में सड़ा देता। इसके बाद वो सब पीड़ित की बहन के घर पूछताछ करने गए। एला ने बस अलमारी में रखे शोपीस और टेबल पर पड़ी बायोलॉजी की रिपोर्ट पर एक नजर डाली और समझ गई कि इस औरत में कुछ तो गड़बड़ है। उसने घुमा फिराकर उससे पूछा कि क्या वारदात के वक्त उसका कोई एलिबाई था। ये देखकर मार्क थोड़ा चिढ़ गया। एला तो बस केस की कंसल्टेंट है, असली पुलिस अफसर तो वो है ना। दोनों के बीच नीचे बिल्डिंग में जमकर बहस हुई। एला गुस्से में वहां से चली गई, लेकिन पलक झपकते ही उसने मार्क को जेन्स टॉयलेट में ढूंढ लिया। हालांकि वो अपने कलीग से अक्सर लड़ती झगड़ती थी, पर काम में कभी कोताही नहीं बरतती थी। अभी अभी उसने क्लीनर का भेष बदला और चुपके से उस औरत की कंपनी में घुस गई। वहां उसकी दराज से उसे एक अजीब सी चिट्ठी मिली जो ये साबित करने के लिए काफी थी कि पीड़ित और उसकी बहन के परिवार के बीच पैसों को लेकर कोई झगड़ा था। मार्क एक बार फिर सन्न रह गया। एला ने इतनी सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, क्या उसे नहीं पता कि ऐसे चोरी किए गए सबूत कोर्ट में नहीं दिखते? उसने तो उस चिट्ठी की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं की। उसे डर था कि कहीं वो भी इस जुर्म में एला का साथी न बन जाए। लेकिन एक पुलिस वाले की ड्यूटी निभाते हुए उसने उस औरत के पति को समन भेजा, यानी कि पीड़ित के जीजा को। लेकिन वारदात के दिन उसका भी एलिबाई पुख्ता था। हालांकि एला को इस बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ। आदमी ने कहा कि वो उस दिन छुट्टियां मनाने एक छोटे से टाउन गया था, पर उस जगह पर मजे करने लायक बस एक वाटर पार्क और डांस बार ही था। कोई कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव भला ऐसी जगह मजे करने क्यों जाएगा? लेकिन एक कंसल्टेंट होने के नाते उसे इंटेरोगेशन रूम में जाने की इजाजत नहीं थी। वो बस बाहर से शीशा पीटते हुए उम्मीद कर रही थी कि वो उस आदमी से पूछ सके कि वो टाउन में आखिर कर क्या रहा था। पर तब तक उस आदमी का वकील वहां पहुंच चुका था। पुलिस को मजबूरन उसे छोड़ना पड़ा। एला को बड़ी निराशा हुई। अपने तेज गुस्से के कारण उसने तुरंत तय कर लिया कि वो ये काम छोड़ देगी। जब मदद के लिए बुलाया था और भरोसा ही नहीं करना, तो इससे अच्छा है वो घर जाकर आराम से बच्चों को संभाले। लेकिन अगले ही दिन मार्क अपनी अकड़ के साथ उसके दरवाजे पर आ पहुंचा और बोला कि एला की बातों में दम तो था और एला ने भी कोई शराफत नहीं दिखाई। उसने
सीधे अपना छोटा बेटा उसके हाथों में थमा दिया और अपनी थ्योरी समझाने लगी। दरअसल जब वो पहले पीड़ित की बहन के घर गई थी तो उसने देखा कि कई शोपीस पर धूल जमी थी, बस मेंढक के एक जोड़े पर एक भी धूल का कण नहीं था और उसके बेस पर उसी टूरिस्ट टाउन का नाम छपा था। इसका मतलब बहन का पूरा परिवार हाल ही में वहां गया था, पर जहां सिर्फ एक वाटर पार्क और डांस बार हो। वहां ये पति पत्नी क्या मजे करेंगे? क्या वो वहां बैठकर रोमांटिक गाने गा रहे होंगे? ये बात उनकी हाई प्रोफाइल जिंदगी से बिल्कुल मेल नहीं खाती। अपने बच्चों को एक एक करके स्कूल और डे केयर में छोड़ने के बाद एला और मार्क पीड़ित के घर पहुंचे। उसने पीड़ित की बेटी के फोन में एक फोटो देखी थी जो वारदात से 3 दिन पहले खींची गई थी। उसमें जो फूल थे वो बिल्कुल ताजे लग रहे थे, पर पुलिस की खींची गई तस्वीरों में वो पूरी तरह मुरझा चुके थे। इस तरह के फूल कम से कम 4-5 दिन तक ताजे रहते हैं। अब जरा बहन के परिवार के प्रोफेशन के बारे में सोचो। एक बायोलॉजिस्ट और एक सिक्योरिटी टेक कंसल्टेंट। साफ है कि उन्होंने कमरे के ग्रीन हाउस इफेक्ट का इस्तेमाल किया। पहले कमरे का तापमान एकदम कम किया, फिर अचानक बढ़ा दिया, जिससे उन्होंने फोरेंसिक डॉक्टर को मौत के सही समय को लेकर चकमा दे दिया और इस तरह उन्होंने खुद के लिए एक परफेक्ट एलिबाई तैयार कर लिया। अब सवाल ये था कि उन्होंने दूसरी पीड़ित को क्यों नहीं मारा? शायद इसलिए क्योंकि वो सगी बहन थी तो उनका दिल नहीं माना होगा। और इससे ये भी साबित हो जाता है कि वो उस सुनसान और अजीब से टूरिस्ट टाउन क्यों गए थे, क्योंकि वही वो जगह थी जहां दोनों बहनें बचपन में साथ पली बढ़ी थी। पुलिस तुरंत हरकत में आई और जैसा सोचा था उन्हें केबिन में दूसरी पीड़ित बंधी हुई मिल गई। केस कामयाबी के साथ सॉल्व हो गया था। एला को भी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल जॉब का ऑफर मिल गया, लेकिन काफी सोचने के बाद उसने मना कर दिया। घर पर 3 बच्चे थे और ये भागदौड़ वाली पुलिस की नौकरी उसके लिए बिल्कुल सही नहीं थी। लेडी बॉस ने भी कुछ नहीं कहा, बस इतना बोली कि वो ये पोजीशन उसके लिए खाली रखेगी। मार्क ने भी उसकी बात पर सहमति में सिर हिलाया। थोड़ी दूर पर गले लगकर रोती हुई उस मां बेटी को देखकर एला के दिल को बहुत सुकून मिला। उसने दूसरों की मदद करने की खुशी को महसूस किया। शायद यही वो काम था जो उसके लिए सबसे बेहतरीन था। ये सफाई कर्मचारी पुलिस अफसर बनने के अपने पहले ही दिन कलीग्स की गलती पकड़ लेती है। एक आदमी छत से गिरकर सीधा अपनी ही कार पर आ गिरा। मौकाए वारदात की छानबीन के बाद मार्क को लगा कि वो आदमी डांस करते वक्त गलती से नीचे गिर गया होगा या फिर ये सुसाइड का मामला भी हो सकता था, पर एला बस मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। उसे डर था कि उसकी बातों से कहीं मार्क की ईगो हर्ट ना हो जाए। इस कार की कंडीशन देखकर ही पता चल रहा था कि इसका मालिक इसे बहुत प्यार करता था। तो क्या कोई सुसाइड करते वक्त अपनी प्यारी कार को भी साथ लेकर मरेगा? इसके बाद वो वारदात वाली जगह पर आई, एक नजर दौड़ाई और फोन के स्टैंड के गिरने की दिशा से वो अहम सुराग ढूंढ निकाला जो पुलिस से छूट गया था। फोन की स्क्रीन के स्क्रैच से एला समझ गई कि फोन का मालिक लेफ्ट हैंडेड था। मार्क ने शक के साथ वो फोन खोला, पर जैसे ही वॉलपेपर की लाइट जली एला ने तुरंत पहचान लिया कि ये माइकलेंजेलो की सेंट एंथोनी की पेंटिंग है। मतलब फोन का मालिक पक्का कैथोलिक था और फोन के पीछे लगे स्टिकर से साफ था कि वो लोकल बेसबॉल टीम का फैन भी था। ये सारी बातें पीड़ित से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। वारदात के वक्त वहां पक्का कोई दूसरा इंसान भी मौजूद था। जब पीड़ित चांद की रोशनी में टैप डांस कर रहा था तब उसने मौका पाकर अचानक अंधेरे से निकलकर उस पर हमला कर दिया। एला की इस थ्योरी में कोई भी कमी निकाल पाना नामुमकिन था। मार्क बड़ा बेबस महसूस कर रहा था। हाई आईक्यू वाले लोगों के साथ रहना इतना मुश्किल क्यों होता है? अब उन लोगों को बस कल रात छत पर मौजूद उस दूसरे इंसान को ढूंढना था, पर किसी ने सोचा नहीं था कि एला फिर से अपना जादू दिखाएगी। जब वो लोग पीड़ित को देखने अस्पताल पहुंचे तो इत्तेफाक से उसके कई सारे दोस्त भी कॉरिडोर में ही मौजूद थे। एला ने तुरंत बारीकियों पर गौर किया और 2 लेफ्ट हैंडेड लोगों को पहचान लिया। साथ ही एक आदमी गले में लॉकेट पहने था जिससे पता चला कि वो कैथोलिक है। और सबसे अहम सुराग था उनमें से एक आदमी का टैटू जिस पर साफ साफ बेसबॉल की सिलाई जैसा डिजाइन बना था। मार्क ने तुरंत आगे बढ़कर उसे हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले आया, पर बाकी सस्पेक्ट्स की तरह ही रॉन नाम के इस आदमी ने भी जुर्म कबूलने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो और पीड़ित सगे भाइयों जैसे हैं, वो उसे छत से नीचे क्यों धकेलेगा भला? एला को बहुत पीड़ मच रही थी। वो बाहर से चिल्लाकर बोली कि इससे इतनी फालतू बकवास क्यों कर रहे हो? बस वो फोन निकाल कर दिखाओ ना, उसी से साबित हो जाएगा कि रॉन कल रात छत पर मौजूद था। इतने पक्के सबूत को देखकर उस आदमी को सच कबूल करना ही पड़ा, पर उसने फिर भी यही कहा कि उसने पीड़ित को नहीं धक्का दिया। उसने बताया कि वो दोनों उस वक्त डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी अचानक एक साया सा आया और उसे धक्का दे दिया। दोस्तों, ये बातें बिना किसी सिर पैर की थी। पुलिस इतनी आसानी से उसकी बात पर कैसे यकीन कर लेती? वहां का सीसीटीवी कैमरा सिर्फ गली में आती हुई कार को ही रिकॉर्ड कर पाया था। उससे ये साबित करना नामुमकिन था कि वारदात वाली जगह पर आखिर कितने लोग मौजूद थे। एला ने अपने हाथ में पकड़ी फाइलों को देखा और उसका दिमाग फिर से घोड़े की तरह दौड़ने लगा। जब सब लोगों को लग रहा था कि वहां कोई तीसरा इंसान नहीं था, तब उसने एक बिल्कुल अलग ही थ्योरी सामने रखी। लेकिन अपनी बात सबके सामने रखने से पहले वो उस बर्बाद हो चुकी कार की एक बार फिर से तलाशी लेना चाहती थी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को कार की डिक्की में थोड़ा पेंट मिला था, पर क्योंकि पीड़ित खुद एक ऑटो रिपेयर शॉप में पेंटर था, इसलिए इस सुराग को इग्नोर कर दिया गया था। लेकिन एला ने तो क्या वो कैमरों से बचकर शिकार के पीछे पीछे वहां नहीं पहुंच सकता था? डार्क ने तुरंत इसका विरोध किया। भले ही ये कार पुरानी सदी की है, लेकिन मॉडिफाई होने के बाद इसकी डिक्की की सुरक्षा किसी भी बेहतरीन कार से कम नहीं है। कातिल अगर अंदर चला भी जाए तो वो खुद को बाहर नहीं निकाल सकता। एला ने मुस्कुराते हुए तुरंत डिक्की में लेटकर दिखाने का फैसला किया। डार्क जाहिर है इस मौके को कैसे छोड़ता। जैसे ही डार्क अपनी जीत का ऐलान करने वाला था, डिक्की अचानक खुल गई और एला मुस्कुराते हुए बाहर निकल आई। डिक्की के लॉक के साथ किसी ने छेड़छाड़ की थी। इससे ये भी साबित हो गया कि क्यों कार की इतनी अच्छी देखभाल होने के बावजूद भी डिक्की में पेंट के निशान थे। वो तीसरा इंसान पक्का गैरेज का ही कोई साथी है। डार्क को भी मानना पड़ा कि एला ने फिर से बहुत बड़ी मदद की है। दोनों गैरेज पहुंच गए, लेकिन डार्क की आमतौर पर इन लोगों से ज्यादा नहीं बनती थी। पुलिस की पहचान बताने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में एला को ही आगे आना पड़ा। सफाई कर्मचारी होने के साथ साथ उसने पहले भी ऐसे कई काम किए थे जो इन मैकेनिकों की तरह ही छोटे तबके के थे। कुछ ही बातों में उसने उनका भरोसा जीत लिया, लेकिन थोड़ी पूछताछ के बाद सभी साथियों ने मरने वाले के लिए दुख जताया। सच में जैसा रॉन ने बताया था, वो गैरेज में सबका चहेता था और उसका कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था। एला थाने वापस आई और अपने साथियों को वो सारी बातें बताने लगी जो उसे पता चली
चली थी, लेकिन उनके बॉस को थोड़ी हैरानी हुई कि वो दोनों साथ गए थे। फिर डार्क को इस बारे में कुछ क्यों नहीं पता। डार्क ने थोड़ी झिझक के साथ खांसते हुए कहा कि इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस हमें उन लोगों के वहां ना होने का सबूत चाहिए। जब उनकी मीटिंग चली रही थी तभी पड़ोस की टीम से कोई आकर एक लूट के मामले में मदद मांगने लगा। एला ने चिढ़ते हुए आंखें घुमाई, लेकिन वो जल्द ही अपनी काबिलियत साबित करने वाली थी। घर लौटने के बाद एला अपनी बेटी के साथ एक बक्से में रखी पेंटिंग्स देखने लगी। वो उसके पति रोमन की थी, जो उसने सालों पहले बनाई थी। तब वो डायपर लाने के बहाने बाहर गया था और फिर कभी लौटकर नहीं आया। अब उसने पुलिस के साथ एक डील कर ली थी और उसे पूरा यकीन था कि वो जल्द ही उसे ढूंढ लेगी, लेकिन उसकी बेटी थोड़ी जिद्दी थी और उसका मानना था कि रोमन ने उन दोनों को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। एला भले ही बहुत होशियार थी, लेकिन इस उम्र के बच्चों को संभालना उसके लिए भी मुश्किल था। पेंटिंग्स देखते देखते अचानक उसके दिमाग में केस से जुड़ा एक सुराग आया। जब डार्क को आधी रात को क्राइम सीन पर बुलाया गया तो एला तुरंत उसे वहां लेकर गई और सीन रिक्रिएट करने लगी जहां वो अभी खड़े थे। अगर कोई अचानक आकर उसे धक्का देना चाहता तो उसे पास के उस खंभे के पीछे छिपना पड़ता और मौका देखकर पीछे से हमला करना पड़ता। डार्क थोड़ा चिढ़ने लगा, ये सब तो वो भी सोच सकता था। आधी रात को अपनी नींद खराब करके ये सब सुनने की क्या जरूरत थी। लेकिन एला की अगली बात उसे कुछ समझ नहीं आई। एक खगोलीय घटना होती है जिसे अपोजिशन इफेक्ट कहते हैं। जब चांद और सूरज आमने सामने होते हैं तब चांद की रोशनी सबसे ज्यादा तेज होती है और घटना वाले दिन बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इसलिए जब कातिल बाहर निकला तो वो ठीक से देख ही नहीं पाया कि जिसे वो धक्का देना चाहता है वो कहाँ है। इसी वजह से उसने गलती से उस अच्छे इंसान को नीचे गिरा दिया। चूंकि रॉन मरा नहीं था, इसका मतलब था कि कातिल फिर से हमला करेगा। अच्छी बात यह थी कि डार्क के पास रॉन का नंबर था, लेकिन जैसे ही उसने कॉल मिलाई पीछे से बहुत शोर आ रहा था। दोनों ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे। एला ने फिर से अपना दिमाग लगाया। फोन में आ रहे गाने को इंटरनेट पर सर्च करके उसने पता लगा लिया कि वो गाना सिर्फ एक ही बार में बजता है। दोनों तुरंत गाड़ी लेकर वहां पहुंच गए। हालांकि उन्हें रॉन की लोकेशन तो मिल गई थी, लेकिन भीड़ वाले बार में किसी को ढूंढना आसान नहीं था। एला ने फिर से अपने बात करने के तरीके से गैरेज वालों को ढूंढने में मदद करने के लिए मना लिया, लेकिन अफसोस कि वो थोड़े लेट हो गए थे। जब रॉन मिला तो उसकी सांसें रुक चुकी थी। उसके पेट पर गोली का निशान था। जाहिर है कातिल उसका कोई जानने वाला ही था। पुलिस ने तुरंत आकर सीन को अपने कंट्रोल में ले लिया। एला बहुत उदास थी। उसने पहली बार किसी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। अगर वो थोड़ा और जल्दी पहुंचती तो शायद रॉन की जान बच जाती। गनीमत थी कि वहां सीसीटीवी कैमरे लगे थे। भले ही उनमें कातिल का चेहरा नहीं दिखा, लेकिन गोली चलने पर बंदूक से निकली चिंगारी जरूर रिकॉर्ड हो गई थी। एला ने इस बात को अपने दिमाग में बिठा लिया। वो बहुत तेजी से सोचने लगी। उसके दिमाग में सारे सुराग एक साथ जुड़ने लगे थे, लेकिन बस एक सबसे जरूरी कड़ी गायब थी। और तभी एला लूट वाले केस के रूम के पास से गुजरी और उसकी नजर बोर्ड पर लगी कुछ तस्वीरों पर पड़ी। लुटेरे की बंदूक से निकलने वाली चिंगारी बिल्कुल मर्डर केस वाली चिंगारी जैसी थी। हालांकि वो कोई हथियारों की एक्सपर्ट नहीं थी, लेकिन वो एक बार अपने बच्चे के साथ पहाड़ों पर शिकार करने गई थी। शिकारियों की वो पुरानी बंदूकें जिनकी नली में तांबा और सीसा जमा हो जाता है, गोली चलाने पर ऐसे ही चिंगारी छोड़ती है। भले ही इससे ये साबित नहीं होता कि दोनों कातिल एक ही इंसान है, लेकिन एला को पूरा यकीन था कि हथियार एक ही है। डार्क को एला की काबिलियत पर भरोसा था, इसलिए उसने दोनों केस एक साथ जोड़ने का फैसला किया। लेकिन दोनों केस के बोर्ड एक साथ रखने के बाद एला खुद को ताना मारने से रोक नहीं पाई और इसके बाद अब एला की बारी थी। बोर्ड पर मौजूद सारे सुरागों को एक साथ जोड़ने के बाद उसे जवाब मिल चुका था, लेकिन पुलिस वालों को ये बात कैसे समझाई जाए, इसके लिए उसे सही शब्दों की तलाश थी। एला ने सबको अपनी थ्योरी समझाना शुरू किया। अब तक कुल 5 बार लूट हो चुकी थी। पहली 3 बार गवाहों ने लुटेरे को गाड़ी से भागते हुए देखा था और हर बार वो एक नई कार में था। बस आखिरी 2 बार लुटेरा बिना गाड़ी के आया था। हो सकता है उसे कोई गाड़ी न मिली हो, लेकिन ज्यादा चांस यही है कि उसका ड्राइवर गायब हो गया था। इसके बाद एला ने दोनों घटनाओं के बीच एक लाल लाइन खींची और पूछा कि ये क्या है। क्या सच में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में नहीं सोच रहा? ये साफ साफ एक बस का रूट है। लुटेरा कपड़े बदलने के बाद बस से ही भागा था, इसलिए दोनों वारदातें बस स्टॉप के पास ही हुई थी। और रॉन गैरेज में काम करता था, इसलिए उसके पास ग्राहकों की गाड़ी की चाबियां होती थी। लेकिन तीसरी लूट के बाद रॉन ने अपने अच्छे दोस्त के साथ टैप डांस सीखना शुरू कर दिया था। जिंदगी का एक मकसद मिलने के बाद उसने चोरी-चकारी छोड़ दी थी, लेकिन उसका साथी नहीं माना। रॉन उसका राज न खोल दे, इसलिए उस कातिल ने कई बार उसे मारने की भी कोशिश की। बस पहली बार उसने गलत इंसान को धक्का दे दिया था और दूसरी बार वो कामयाब हो गया। लेकिन इतनी सारी बातों के बाद सवाल ये था कि आखिर वो असली कातिल है कौन? मुझे कुछ समझ आ रहा है। कुछ ही देर बाद एक ज्वेलरी शॉप में लुटेरे ने जैसे ही लूटने के लिए कदम रखा तो चारों तरफ से पुलिस ने उसे घेर लिया। एला भले ही सुरागों से असली कातिल का पता न लगा पाई हो, लेकिन वो ये जरूर जान गई थी कि वो अगली बार कौन सी दुकान लूटने वाला है। कातिल असल में उसी गैरेज का एक आदमी था। लगता है मरने वाला पहला इंसान सच में सबका चहेता था। उसे मारने के पछतावे में कातिल के भी आंसू छलक पड़े थे। एला की नौकरी का पहला केस कामयाबी से सुलझ गया था। यहाँ तक कि उसके बेहतरीन काम को देखकर डार्क ने उसके लिए खास इनाम की अर्जी भी दी और घर लौटने के बाद उसके बॉस ने भी एक खुशखबरी दी। उनकी जांच के मुताबिक रोमन उस दिन जिस कार में निकला था वो कार मिल गई थी। उसके अंदर डायपर का एक पैकेट रखा था। अगर वो सच में अपने परिवार को छोड़ना चाहता तो वो डायपर खरीदने क्यों जाता? मेरा यकीन करो, हमें पता चल जाएगा कि उस दिन क्या हुआ था। ये मेरा वादा है। इस सफाई वाली ने क्राइम सीन को बस एक बार देखा और तुरंत बता दिया कि पिछली रात वहाँ क्या क्या हुआ था। बाथटब में नहाते हुए एक आदमी के पैर अचानक किसी ने खींचे और काफी छटपटाने के बाद वो पानी में डूब गया। केस संभाल रहा पुलिस अफसर डार्क इस बार थोड़ा सतर्क था। उसे डर था कि कहीं कुछ कहने पर वो फिर से गलत ना साबित हो जाए। उसने बस इतना कहा कि वहाँ बिखरी मोमबत्तियों और कपड़ों को देखकर लगता है कि मरने वाले ने कल रात खूब मस्ती की थी। एला ने सिर हिलाकर उसकी तारीफ की। डार्क के दिमाग के हिसाब से इतना समझ पाना ही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उसे कुछ ऐसी चीजें भी दिखी जो आसानी से नजर नहीं आती। जैसे जमीन पर पड़े वो तौलिए, नीचे वाले 2 तौलिए मुड़े हुए थे। बस सबसे
सबसे ऊपर वाला। तौलिया अलग तरह से रखा था। इसका मतलब था कि कातिल ने सीन साफ करने के लिए उसी का इस्तेमाल किया था। लेकिन डार्क को ये बात पच नहीं रही थी। ये तौलिया मरने वाले ने खुद क्यों नहीं मोड़ा हो सकता? एला ने उसे नीचे झुककर जमीन देखने को कहा, लेकिन डार्क ने मना कर दिया। लेकिन एला खुद घुटनों के बल बैठ गई और बोली कि कोई भी अच्छी सफाई वाली फर्श पोंछने के लिए पोछे का इस्तेमाल करती है, लेकिन यहाँ साफ दिख रहा था कि फर्श तौलिए से साफ किया गया है। एक मेहमान होने के नाते मरने वाला इतना भी अच्छा नहीं होगा कि फर्श साफ करने के बाद तौलिए को सलीके से मोड़ कर रखे। इसका सीधा सा मतलब था कि वहाँ पक्का कोई और भी मौजूद था, इसलिए ये सुसाइड या किसी हादसे का मामला नहीं हो सकता। इसके तुरंत बाद एला ने एक बड़ा अंदाजा लगाया। हो सकता है मरने वाला कल रात किसी काले बालों वाली लड़की से मिला हो, जिसने उसे नशा देकर बाथटब में डुबो दिया हो। डार्क ने उसे बीच में रोकते हुए पूछा कि बिना पोस्टमार्टम के एला को कैसे पता चला कि उसे नशा दिया गया था? इसकी वजह बहुत ही आसान थी। होटल के कमरे में बर्तन कौन धोता है? शायद तुम्हारे अलावा कोई नहीं। खैर, ये बोतल धोकर एकदम साफ कर दी गई है। कोई ऐसा क्यों करेगा? जाहिर है वो इस बोतल से सारे फिंगरप्रिंट्स मिटाना चाहता था। क्या तुम्हें कुछ और मिला? ये एक विस्की का गिलास है। इसमें मोम नहीं है। इसके कांच की कटाई बहुत मजबूत है, जो बहुत ज्यादा घिसावट झेल सकता है और अच्छे से साफ भी हो जाता है। डार्क को जल्द ही समझ आ गया कि ये गिलास कमरे में रखे आम गिलासों से बिल्कुल अलग था। तो एला के अंदाजे के हिसाब से मरने वाला पक्का बार में किसी लड़की से मिला था। दोनों के बीच काफी अच्छी बातचीत हुई और फिर वो होटल आ गए। आगे की जांच का रास्ता तय करने के बाद वो तुरंत पूछताछ के लिए पास के बार में पहुंच गए। बारटेंडर ने बताया कि मरने वाला सच में एक बेहद खूबसूरत लड़की के साथ था, लेकिन उस लड़की के बाल सुनहरे थे। हालांकि ये बात उनके अंदाजे से थोड़ी अलग थी, लेकिन इससे पूरी कहानी पर कोई असर नहीं पड़ता। होटल के सीसीटीवी फुटेज में वो लड़की मरने वाले के साथ कमरे में आधे घंटे तक रही और उसके जाने के बाद कोई भी दूसरा इंसान कमरे में नहीं गया। इसके अलावा वो औरत पेशे से एक डॉक्टर थी और उसकी दवाइयों तक अच्छी पहुंच थी। पुलिस के पास उसे थाने ले जाकर पूछताछ करने के लिए इतने सुराग काफी थे। एला पहली बार पूछताछ वाली कुर्सी पर बैठी थी। उसने एक नजर में ही भांप लिया कि वो लड़की शादीशुदा है। मरने वाले के साथ अपने रिश्ते पर उस औरत ने कहा कि वो बस दो वयस्कों के बीच की एक आम मुलाकात थी। पिछली रात वो बाथरूम में नहाने गई और बाहर आकर देखा कि वो आदमी सो चुका था, तो वो वहां से चली गई। लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ थे। कल रात उस लड़की के अलावा कोई दूसरा इंसान कमरे में नहीं गया था। जैसे ही डार्क ने उसे हथकड़ी पहनाने का फैसला किया, एला ने अपने दिमाग में सारे सुरागों को फिर से दोहराया। उसे एहसास हुआ कि वो औरत सच बोल रही है। बाथटब के चारों तरफ मोमबत्तियां जलकर खत्म हो चुकी थी। बस बाथटब के नीचे वाली मोमबत्ती आधी ही जली थी। साफ था कि मरने वाले के छटकाने से पानी उछला और वो मोमबत्ती बुझ गई। एक मोमबत्ती करीब 4 घंटे जलती है। उस हिसाब से मर्डर कमरे में आने के 2 घंटे बाद हुआ था, यानी उस औरत के जाने के वक्त तक वो आदमी जिंदा था। डार्क ने मायूस होकर हथकड़ी वापस रख ली और फिर एला की तरफ घूर कर देखा। बेहतर होगा कि वो अब कोई नया शक के घेरे में आने वाला इंसान ढूंढे, वरना उसे सच में बहुत गुस्सा आ जाएगा। लेकिन अगले दिन एला थाने नहीं आई, बल्कि वो केस से जुड़े सारे सबूतों को अपने घर ले गई। उसके बेटे को भी उसकी तरह तेज दिमाग मिला था। शायद वो कातिल को। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।